जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए कितनी जबरदस्त बात बोली गई है कि एवरीबॉडी इज जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। मतलब क्या है कि हर कोई अपने जिंदगी में जीनियस होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इंसान दूसरों की जिंदगी को देखकर इन्फ्लुएंस होकर उस तरीके की जिंदगी जीने की कोशिश करता है और कोई अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे एक्सप्लोर करके कामयाब बन जाता है। मतलब कि अगर फिश है, फिश अगर ये सोचती रहे कि मैं पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पा रही हूं, तो वो एक स्टूपिड है। अपनी पूरी जिंदगी जो है उसी स्टूपिडिटी में वो गुजार देगी। रेदर देन उसके अगर वो स्विमिंग में, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ है, उसमें अगर एक्सप्लोर करे तो काफी शानदार तरीके की जिंदगी जो है वो जी सकती है। उसी तरीके से हम भी क्या करते हैं, हम किसी और की जिंदगी को देखते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उस तरीके की जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। और उसमें अगर हमारी स्ट्रेंथ नहीं होती है तो हम उस तरह की जिंदगी जो है वो अचीव नहीं कर पाते और खुद को फेलियर जो है वो साबित करने में लग जाते हैं। रेदर देन उसके जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, अगर उस पर आप काम करो, उससे अगर आप एक्सप्लोर करो, तो फिर आप एक जीनियस की जिंदगी जो है वो जी सकते हो। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। इसलिए जिंदगी में कभी डिप्रेस मत हुई, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई और चीज आप और भी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो आइए 14 अगस्त का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो नोट्स है उसमें आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो पीडीएफ है वो सफिशिएंट होती है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब आप हफ्ते भर में जितने भी हमारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो देख सकते हो। और फिर उसके बाद संडे को जब हमारा जो वीडियो है वो नहीं आता है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप जितनी भी पीडीएफ है हफ्ते भर की वो रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन के बिना आप कोई भी एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज आ रही है, तो आपको प्लेस जो है वो आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है, तो ओशन करंट जो है उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ओशन करंट भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के साथ वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, इसके रिगार्डिंग भी आप इन्फॉर्मेशन लिखिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। तो आइए यहाँ पर एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल पुश जो है हेल्थ केयर का, इसके बारे में बात की गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे क्या है। उसी के साथ एमफिल जो है इसे यहाँ पर निकाल दिया गया है। अब देखिए मैं आपको यहीं पर इसके बारे में बता देता हूँ। एमफिल जो है इसका काम कब आता था। एमफिल का काम इसीलिए आता था, पहली चीज तो ये है कि अगर आपको पीएचडी करना है तो उसके लिए जो एमफिल है उसका काम आता था। और दूसरा जो काम है वो हमें देखने को मिलता है कि अगर आपको जो लेक्चरर है उसकी जॉब चाहिए तो उसके लिए भी एमफिल जो है उसका काम आता था। लेकिन जो पीएचडी है, अब वो ऐसा है कि मास्टर्स के बाद जब आपकी किसी भी इसमें मास्टर्स डिग्री हो रही है, उसके बाद भी आप पीएचडी के लिए जा सकते हो, या फिर अगर आपको बैचलर्स डिग्री है फिर भी जा सकते हो कुछ रिसर्च के साथ। तो इस तरीके से आप पीएचडी जो है वो कर सकते हो। तो इसलिए एमफिल जो है ये तो वैसे भी कोई काम नहीं आ रही थी। तो इसीलिए क्या किया गया है, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब जब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखी है, डिटेल में एक सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसमें मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको चीजें जो है वो बताई हुई है। तो यहाँ पर एमफिल जो है उसकी वजह से यहाँ पर डिसकंटिन्यू जो है वो कर दिया गया है। सिर्फ एक चीज है कि प्रोफेसर जो है वो बनने के लिए भी एमफिल का काम आता था, लेकिन उसके लिए भी अलग अलग वेरियस अल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल है। तो ये एक जो एमफिल है वो निकाल दिया गया है, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि हु नीड्स एन एमफिल एनीवेज। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप देखो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी हमारा एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर टैक्स रिलेटेड गुड स्टेप्स है, तो ये भी आर्टिकल हम अच्छी तरीके से देखेंगे। बेसिकली ये आर्टिकल नहीं देख रहे हैं क्योंकि इस आर्टिकल में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ जो भी चीजें की गई है उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो इसी बात पर एक शेयर जो है वो तो बनता है। तो शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। वापिस आइए, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इक्विटी फंड जो है उससे बहुत ज्यादा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। मतलब जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें से बहुत सारे पैसे जो है वो निकल रहे हैं बाहर, इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है, तो दो कारण हमें देखने को मिलते हैं मोस्ट प्रोमिनेंटली, तो उसे हम जानेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर यूएस वीजा नॉर्म जो है उसे रिलीज किया गया है, उसे ईज किया गया है, रिलैक्स किया गया है। तो इसका भी क्या मतलब है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट जो रेगुलेशन है वो यहाँ पर लाए हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो टैक्स पेयर है उसके रिगार्डिंग क्या नई चीज लाई गई है, इसके रिगार्डिंग भी हम देखेंगे काफी डिटेल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। क्योंकि न्यूज आर्टिकल में आप सभी को पता है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है,
लेकिन काफी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके साथ देखेंगे। यहाँ पर MM Academy ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जब आप MM Academy ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरी तरीके से अवेलेबल है, इंडियन पॉलिटी का 50% ज्यादा कवर हो चुका है, और ये एडवांस कोर्स है जो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है उससे काफी ज्यादा एडवांस है। डेमो लेक्चर जो अवेलेबल है उसमें आप देख सकते हो काफी कॉम्प्रिहेंसिव, प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है। जितने भी कोर्सेज है प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड है। उसी के साथ साथ आपको जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका भी कोर्स देखने को मिल रहा है, ज्योग्राफी का भी, एथिक्स का भी। तो बहुत सारे कोर्सेस अभी देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे इकोनॉमी है। तो टोटल जितने भी प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है, इंटरनल सिक्योरिटी बोलिए, डिजास्टर मैनेजमेंट बोलिए, जितने भी सब्जेक्ट्स है सारे के सारे उस पर कवर किए जाने वाले हैं। तो काफी कम प्राइजेस में आपको जो कोर्सेस है वो देखने को मिल रहे हैं। इतने कम प्राइजेस में आपको कहीं भी यूपीएससी कोचिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक तरीके की कोचिंग ही है। और आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने बोला है, आप इंस्टाग्राम पर मैं शेयर करता हूँ जिन लोगों ने जो भी चीज़ें बोली है उनको जो अच्छा लगा है, तो काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि उनको काफ़ी फायदा हो रहा है। उसी के साथ साथ दूसरे कोई भी सोर्सेस रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। टेस्ट सीरीज में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, पहले उन्हें कम मिला करते थे, अब उन्हें ज़्यादा पैसे, ज़्यादा जो मार्क्स है वो मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखो तो जो पेमेंट गेटवे है उसमें भी चेंज किया गया है, काफ़ी स्मूथ पेमेंट गेटवे लाया गया है। ईएमआई का ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो। बाकी अगर आपके पास दूसरे कार्ड्स हो, वॉलेट हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, उससे भी आप पे कर सकते हो। तो वेरियस ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है ऐप पर, डाउनलोड जरूर कीजिए। तो आइए यहाँ पर पहले आर्टिकल पर आते हैं, डिजिटल पुश फॉर हेल्थ केयर। यहाँ पर बेसिकली बात जो है ना इनडायरेक्टली की जा रही है नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट पर। ठीक है, ये हमें पहले भी देखने को मिला हुआ है अगर आपने प्रॉपर तरीके से वीडियोस फॉलो किए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारे वीडियोस फॉलो कीजिए जिससे कि आपको काफी ज्यादा फायदा मिले। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप शेयर जो है वो जरूर कीजिए, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सिर्फ आर्टिकल्स देख रहे हैं तो आर्टिकल्स का कॉपी पेस्ट करना ही आसान होता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ढूंढना पड़ता है और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लाना पड़ता है। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, तो इससे आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलता है। तो इसीलिए आप शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसकी, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट अगर हम देखें तो ये सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन जो है उसके हितकारी ये चीज हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ केयर, यहाँ पर जो भी केयर हो रहा है उसका प्रॉपर क्वालिटी हो सके, बेटर एक्सेस जो है वो मिल सके। उसी के साथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इंक्लूसिवनेस, सभी लोग जो है इसमें शामिल हो सके। देखिए बेसिक प्रॉब्लम क्या आता है, सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम समझना पड़ता है, उसके बाद उस पर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और फिर उसकी जो इम्प्लीमेंट है वो किस तरीके से किया जाए। ये सारी चीजें होती है किसी भी चीज में, आपके जीवन में भी और देश के लिए भी। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड काफी सारे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो जो डाटा स्टोर किया जाता है उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। मतलब क्या है कि हमें जो हमारी फाइल्स है वो लेकर जानी पड़ती है। अगर आप एक दवाखाने में जा रहे हो तो वहां पर भी फाइल लेकर जानी पड़ती है, दूसरी जगह जा रहे हो वहां भी फाइल लेकर जाना पड़ता है, उससे काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। रेदर देन दैट, अगर क्या हुआ जाए कि अगर सेंट्रलाइज आपका डाटा जो है वो स्टोर रखा जाए और फिर आपको कोई फाइल लेकर जाने की जरूरत नहीं, कुछ लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर मुंबई में आपका इलाज करवा रहे थे और अगर आप दिल्ली किसी वजह से शिफ्ट हो रहे हो या फिर दिल्ली कहीं घूमने के लिए गए हो, वहां पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और वहां के अगर अस्पताल में आप दाखिल किया जाता है तो ऑलरेडी आपकी फाइल नहीं, तो वहां क्या होगा, फिर वहां पर फिर से पूरे टेस्ट कराओ, ये करो वो करो। इससे बेटर है कि अगर आपका जो डाटा है वो कहीं स्टोर रहता है तो फिर वो जो दिल्ली का हॉस्पिटल है वो भी एक्सेस कर सकता है, और फिर अगर एक्सेस कर लेता है तो इजीली आपका इलाज जो है वो किया जा सकता है। फिर से आपके खर्चे जो है वो नहीं बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स मतलब जो आपकी टेस्टिंग है वो फालतू की नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली कि सिटीजन सेंट्रिसिटी आनी चाहिए, मतलब सिटीजन ओरिएंटेड चीजें आनी चाहिए, क्वालिटी रहनी चाहिए, बेटर एक्सेस रहना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रहना चाहिए, यूनिवर्सली है ना। उसी के साथ इंक्लूसिवनेस, सभी को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, नहीं तो आधे लोग जो है वो छूटे हुए हैं, आधे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है तो इसका इस्तेमाल जो है वो क्यों ना किया जाए। डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसी वजह से यहाँ पर होलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटर ऑपरेबल डिजिटल आर्किटेक्चर जो है वो क्राफ्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि ये सारी सुविधाएं का हम जो उपभोग है वो ले पाए। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है रिलेटिंग टू हेल्थ सेक्टर
उसे यहाँ पर अटेन किया जा सके। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको किसी भी आर्टिकल में नहीं मिलेगी। आप न्यूज़पेपर सर्च कर लीजिए, आज का न्यूज़पेपर सर्च कीजिए, पहले का सर्च कीजिए, ये जो चीजें हैं ये आपको नहीं मिलेगी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शेयर जरूर कीजिए, काफी मेहनत के साथ बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग द कोर डिजिटल हेल्थ डाटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर सीमलेस एक्सचेंज के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो पहला यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर जो कोर डिजिटल डाटा है, कोर डिजिटल हेल्थ डाटा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो कि सीमलेस एक्सचेंज के लिए हो, वो यहाँ पर किया जा सके। उसी के साथ साथ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जो है, वो यहाँ पर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ, ओपन स्टैंडर्ड के साथ एडॉप्ट किया जा सके। उसी के साथ साथ जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है, उसकी एक सिस्टम यहाँ पर क्रिएट की जा सके, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बेस्ड हो। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप इंडिया में इलाज करा रहे हो, लेकिन अगर आप यूएसए चले जाते हो, वहां पर आपकी अगर फाइल नहीं है, तो वो भी एक इंटरनेशनल डाटा जो है, स्टैंडर्ड जो है, उसके तहत अगर रहती है तो काफी इजी जाता है एक्सेस करने के लिए। उसी के साथ साथ जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि देखिए हमारे पास सेंटर है ना, हमारी अगर गवर्नेंस देखे, फिर अलग अलग स्टेट है, तो वहां पर हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देखने को मिलती है। हमारे पास 28 स्टेट्स है, उनकी राज्य सरकारें देखने को मिलती है। तो अगर सभी यहाँ पर कोऑपरेशन के साथ काम करे एक दूसरे के, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब क्या है कि स्टेट्स को भी पावर है, राज्य सरकारों के पास भी पावर है। अब उसमें फेडरलिज्म में अगर कोऑपरेशन हो जाए, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, उनके बीच में अगर हो, तो बेस्ट प्रिंसिपल इसका अडॉप्ट किया जा सके, फॉलो किया जा सके, जिससे क्या होगा कि हर राज्य में, आप कोई भी राज्य में जाते हो तो वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से रहेगा। हेल्थ डाटा एनालिटिक्स जो है उसे प्रमोट किया जा सके, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस जो है गवर्नेंस में वो लाया जा सके, और क्वालिटी जो है हेल्थ केयर की वो यहाँ पर इंश्योर की जा सके। क्वालिटी नहीं है तो मतलब नहीं है, क्वालिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ सेक्टर है, उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, उसे भी यहाँ पर लेवरेज की जा सके। तो ये सारे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखने को मिलते हैं। तो इसे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अलाइन किया जा सके इन गोल्स के साथ, ये एक ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं कि पूरा डाटा जो है वो सेंट्रलाइज स्टोर रहना चाहिए, पूरा डाटा जो है प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए, लेकिन इसके कुछ कंसर्न्स भी है। कंसर्न कौन कौन से हैं? तो इसके दो कंसर्न हमें देखने को मिलते हैं, पहला कंसर्न और दूसरा कंसर्न। पहला कंसर्न होता है कि यहाँ पर सीमलेस डाटा एक्सचेंज करने के लिए, मतलब यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो डाटा जो है वो सीमलेसली एक्सचेंज किया जा सके, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसका मैंडेटरी बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि इंग्लिश में डाटा जो है वो रहे। अब कोई रीजनल, अगर कोई राज्य है वहां पर रीजनल लैंग्वेजेस में अगर लिखा जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एक स्टैंडर्ड डाटा, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। सेवरल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि प्रॉपर एक लैंग्वेज में होते हैं, एक ही लैंग्वेज में होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा फ्री मूवमेंट ऑफ हेल्थ डाटा अगर हो तो उसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होती है कि अगर वो लीक हो गया तो। पहले राइट टू प्रिवेसी जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट में गिना जा रहा है, तो ऐसे सिनारियो में अगर आप देखो तो और प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएंगे कि उसे स्टोर प्रॉपर तरीके से किया जाए, वो लीक ना हो, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। तो इससे लड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कि इससे लड़ा नहीं जा सकता है, इससे भी लड़ा जा सकता है, और इसके लिए काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलती भी है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो पेशेंट है उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कंसेंट मैनेजर फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर लाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक मतलब कंसेंट लेना पड़ेगा कि हाँ ये जो डाटा हम शेयर कर रहे हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर एक इंसान रहेगा जिसके थ्रू हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ से रिलेटेड बात आ रही है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए क्योंकि अभी न्यूज में भी चल रही है तो इसीलिए इसके रिगार्डिंग में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर ला रहा हूँ कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, और 7 अप्रैल 1948 को आई थी। इसे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, अब यहां पर जो पोटेंशियल है फॉर हेल्थ डाटा यूटिलाइज आर अनलिमिटेड। ठीक है, पोटेंशियल तो भैया बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए यहां पर बेसिकली क्या है कि हमें करना क्या है, कैश लेट ट्रांजेक्शन हो, बेटर बुक कीपिंग हो, जिससे कि प्रॉपर डाटा जो है वो स्टोर रहे, और जो फ्रैक्शन है पेमेंट में वो डिक्रीज हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ जो सिस्टम है वो यहाँ पर बेटर हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम, इक्विटी फंड जो है उसमें बहुत ज्यादा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। मतलब इक्विटी फंड जो होता है, मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। तो इससे पैसा बाहर निकल रहा है, इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इससे एक मेंस का क्वेश्चन जो है वो भी निकलता है कि डिस्कस द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन पर्टेनिंग टू द म्यूचुअल फंड मार्केट इन इंडिया। अब देखिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो आंसर राइटिंग है वो एक आर्ट है, आंसर राइटिंग एक कला है। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, आपको म्यूचुअल फंड का बहुत ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है, आपके पास लिखने के लिए 100 पेजेस हो, लेकिन आपको कन्फाइंड तो कुछ शब्दों में ही करना है, तो ये एक आर्ट होता है कि कैसे आप कन्फाइंड करोगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से समझ रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि यहां पर बोला गया है कि डिस्कस द चैलेंजेस सॉल्यूशन पर्टेनिंग टू म्यूचुअल फंड मार्केट इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख रहे हो, यहां पर आप लिख रहे हो सारे फंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में लिख रहे हो। देयर आर वेरियस फंड्स, इक्विटी, डेप्थ मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट में देखा जाए तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में इतने लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो इतने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतने परसेंट ये हो रहा है। म्यूचुअल फंड को देखने के लिए सेबी होता है, सेबी जो है उसका जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है सेटअप इस टाइम पे हुआ था, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो गवर्नमेंट ये करती है, वो करती है, उसके ये फंक्शन है, वो है, ये है। आप देखोगे मेन पॉइंट पर आप आए नहीं और आंसर जो है वो खत्म हो गया है, आपकी जगह है वो खत्म हो गई है, आपके वर्ड्स खत्म हो गए हैं। तो इसीलिए जो जो आंसर राइटिंग ये आर्ट होता है, और इसीलिए जो एमएम एकेडमी ऐप है उस पर आंसर राइटिंग का कोर्स सेपरेट आने वाला है। उसमें ये नहीं रहेगा कि आपको आंसर जो है, आपको क्वेश्चन दिया गया उसके जवाब लिखना है, जो क्वेश्चन दिया गया जवाब लिखना है। हाँ, यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। जैसे कि एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इवेल्युएटिंग क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे हमें अप्रोच करना है। तो हम एक क्या करेंगे, एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे। स्ट्रक्चर हमारा बन गया तो उसमें बस आप डालते रहो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो फीड करते रहो पॉइंट वाइज। तो इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत बेटर जो क्वालिटी है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं डिस्कस दी चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन पर्टेनिंग टू म्यूचुअल फंड, इसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता देना है, उसकी डेफिनेशन कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, बस इतना आपको बता देना है। और अगर आपको बताना ही है तो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, ठीक है, और उसके बारे में नहीं लिखना है, फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, म्यूचुअल फंड पे स्टिक रहना है। फिर उसके बाद इसमें चैलेंजेस जो है ये कौन कौन से हैं, चैलेंजेस कौन कौन से हैं, ये आप मेन मुद्दा आ रहा है, ठीक है। चैलेंजेस आपको डिस्कस करने हैं, तो चैलेंजेस आपको यहां पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन जो है वो भी आपको बताना है, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो भी पूछा गया है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन जो है वो भी बताने हैं, काफी सारे सोल्यूशंस आपको बताने पड़ेंगे कैसे हम इससे लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक चीज आती है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम पता हो, लेकिन अगर उसका सोल्यूशन ही ना पता हो, तो लिख के मतलब रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम्स भी वो लिखिए जिसके आपको सोल्यूशन पता है, क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि जेके एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबको सबके जवाब आपको पता हो, है ना। तो इसलिए म्यूचुअल फंड के जो सॉल्यूशंस आपको पता है, अगर आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सॉल्यूशंस नहीं पढ़े हैं, तो जो सॉल्यूशन आपको पता है वही आप प्रॉब्लम्स लिखिए कि वो चल रहे हैं, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप कैसे क्वेश्चन को खुद के इंफॉर्मेशन के तौर पर ढाल रहे हो, जो आपको इंफॉर्मेशन है उसके तौर पर आप उसको स्विच कर रहे हो, तब आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ओवर दी 4 years इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है उसने काफी जो मतलब आउटफ्लो है वो यहाँ पर विटनेस किया है। आउटफ्लो मतलब क्या है, जो म्यूचुअल फंड है उससे पैसे बाहर निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो आपके मन में आ रहा होगा कि फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए अलग अलग फंड्स होते हैं जहां पर लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, अगर करोड़ों रुपए है, तो मैं यहाँ पर बैंक में रखूंगा क्या, बैंक में रख के उसकी जो वैल्यू है वो तो डिग्रेड हो रही है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है 3.5%, अब कहीं कहीं तो 3% ही हो गया है। तो मतलब अगर मैं 100 रुपए करूँ तो उसमें 3 रुपए मेरे को मिल रहे हैं, है ना। तो ये तो है, ये तो अगर इन्फ्लेशन आप देखो तो इससे ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन के मुकाबले देखा जाए तो हमारे जो पैसे की वैल्यू तो डिग्रेड हो रही है, कुछ इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, लोग जो है वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। तो जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कुछ ही ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर और म्यूचुअल फंड मैंने साइड में इसलिए लिया है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। और फिर आता है फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। अब शेयर क्या होता है, एक कोई कंपनी है, ठीक है। अब ये आंसर राइटिंग में आपको सब नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ये सब नहीं तो ये सब आप लिखोगे। शेयर मार्केट अलग होता है, म्यूचुअल फंड के बारे में क्या है, म्यूचुअल फंड ही लिखना है आपको। शेयर मार्केट अगर आप देखो तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी को अगर पैसा उठाना है एक्सपांड करने के लिए,
तो कैसे उठा सकती है? एक तो लोन ले सकती है, ठीक है, लोन लेगी तो उसे किस्त जो है उसकी भरपाई करना पड़ेगा, पूरा लोन वापस करना पड़ेगा। दूसरा होता है शेयर, ये करके कि कोई कंपनी जो है शेयर निकाल ली, लोग शेयर परचेस करेंगे, शेयर परचेस करेंगे तो कंपनी को पैसा मिलेगा, उससे एक्सपांड करेगी। और अगर वो प्रॉफिट कमाती है तो जो शेयर होल्डर है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, शेयर है तब मतलब एक ओनरशिप आ रही है, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर ले रहा हूं मेरी ओनरशिप उस कंपनी में आ रही है ना, तो ये एक बेनिफिट होता है। और इसमें क्या होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होगा, डिविडेंड मिल सकता है। अगर नुकसान हो तो शेयर होल्डर को भी नुकसान होगा, उनके शेयर की वैल्यू जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, है ना। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है, म्यूचुअली यहां पर लिया जा रहा है, मतलब बेसिकली क्या है कि एक कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो कंपनी में ज्यादा रिस्क रहेगी कि भाई वो कंपनी अगर लॉस में चलेगी मैं लॉस में चल जाऊंगा, वो कंपनी प्रॉफिट में आ गई मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप एक किसी को पैसा दे रहे हो और वो क्या कर रहा है, रिस्क के हिसाब से अलग अलग कंपनीज में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए दे दिया तो कुछ हिस्सा जो ये कंपनी में डाल देगा, कुछ हिस्सा ये कंपनी में डाल देगा, कुछ हिस्सा ये कंपनी में, कुछ हिस्से ये कंपनी के शेयर ले लेगा। इससे क्या होगा, अगर एक कंपनी लॉस में भी जाती है तो बाकी कंपनी इसके थ्रू आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, है ना। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या है कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने 1 लाख जो है बैंक में डाल दिए, उसके आपको हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं, मतलब 7% मिल रहा है या 6% मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है। हालांकि अभी फिक्स डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिए गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आपको इतना मिल रहा ही है, भले वो बैंक को प्रॉफिट हो नुकसान हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको इतना पैसा मिल रहा ही है, एक डेप्थ की तरह ये होता है, ठीक है। तो ये फिक्स डिपॉजिट, उसी की तरह हमें रिकरिंग डिपॉजिट देखने को मिलता है, जो महीने टू महीने एसआईपी हमें देखने को मिलती है, जो महीने टू महीने हमें देना पड़ता है पैसे, उसमें भी रिस्क होती है म्यूचुअल फंड की तरह। तो इस तरीके से हमें जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट चीजें हैं वो देखने को मिलती है। तो अब क्या हुआ है कि यहां पर म्यूचुअल फंड जो है उससे पैसा बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है, रेदर देन इसमें इन्वेस्ट करने की बहुत ज्यादा पैसा जो है वो बाहर निकल रहा है। अब यहां पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर, एक जो इन्वेस्टर होता है उससे पैसा लिया जाता है, उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है ऑन देयर बिहाफ, ठीक है, डेप्थ में बोलिए, इक्विटी में बोलिए या दोनों में बोलिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि शेयर में ही पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, हो सकता है कि वो डेप्थ जो है उसमें भी किया जाए, जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें भी किया जाए। बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड अगर आप किसी कंपनी का ले रहे हो तो बॉन्ड में आपको उतना इंटरेस्ट रेट, जो जितना इंटरेस्ट रेट बोला गया है मैच्योरिटी पर उतना दिया ही जाएगा, भले कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो उतना इंटरेस्ट रेट दिया ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल फी जो है वो ली जाती है, जो मैनेज करते हैं उनसे स्मॉल फी ली जाती है उसे मैनेज करने के लिए, ठीक है। और रेगुलेटर जो है सेबी होता है इसका रेगुलेटर, ये रेगुलेटर बॉडी होता है जिससे कंट्रोल जो है वो किया जा सके म्यूचुअल फंड को। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, सिंपल होता है काफी ज्यादा, और उसी के साथ रिस्क जो है शेयर मार्केट के मुकाबले कम होती है इसमें। अब यहां पर हुआ क्या है कि म्यूचुअल फंड में से पैसा बहुत ज्यादा बाहर निकला है, मतलब क्या है कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट किए हुए थे वो अब बाहर निकाल ले रहे हैं। तो उसके पीछे के कारण क्या है, कारण इसके हमें दो देखने को मिलते हैं। पहला कारण तो होता है कि फॉलिंग इन इनकम लेवल, लोगों की जो इनकम लेवल है उसमें गिरावट आ गई है, क्योंकि लोगों की जॉब जा रही है, कंपनीज को फायदा नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि लोगों की इनकम कम हो गई है। और उसी के साथ साथ जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, हेल्थ सिचुएशन चल रही है, तो इसीलिए अगर अगर सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर उनके हाथ में पैसा तो रहना चाहिए। अगर कोरोना वायरस हो जाता है, कोविड हो जाता है किसी को, तो बैंक में जाएगा क्या कि मेरे पैसे दो, मेरे को यहाँ पर अपनी हेल्थ जो है वो प्रॉपर करनी है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि लोग जो है अपने पास पैसा रख रहे हैं कि अगर कोई अनफोर्सिन कंडीशन आ जाती है तो हमारे पास पैसा रहना चाहिए, लिक्विडिटी जो है ज्यादा अपने पास रख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या होता है, प्रॉफिट देखिए ऐसे जो टर्म एंड टर्मिनोलॉजीज होते हैं ना, ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो आपके आंसर राइटिंग में तो ज्यादा बेनिफिट होता है, ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगर आप इंटरव्यू में भी बात कर रहे हो, इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, अगर आपको पूछा जाए कि क्यों यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है उसमें से आउटफ्लो ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसमें अगर आप बोलो कि फॉलिंग इन इनकम लेवल, जो लोगों की इनकम लेवल है उसमें फॉल हो रहा है। दूसरा प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज प्रॉफिट बुकिंग, अब अगर आप बोल रहे हो प्रॉफिट बुकिंग तो बट ऑब्वियसली उनको पता है कि आपको पता है कि प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या है। लेकिन यहां पर अगर आप बोल देते हो तो एक ही शब्द में आपका हो रहा है और इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है, और लिखने में भी एक वर्ड हो रहा है लेकिन इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या है कि आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, म्यूचुअल फंड जो है आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, शेयर मार्केट ऊपर गया है, शेयर मार्केट ऊपर जाने की वजह से जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है अब आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है अब आप निकाल ले रहे हो कि नहीं भैया मुझे और ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, जितना प्रॉफिट मुझे मिला था मुझे निकाल लेना है। तो ये होता है प्रॉफिट बुकिंग।
तो जितना भी आपका प्रॉफिट मिल चुका है अभी तक जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस वो प्रॉफिट को आप निकाल रहे हो और अपने पास रख रहे हो कि भैया अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं अपने पास पैसा रख रहा हूं। तो अब सवाल ये आ रहा है कि अगर म्यूचुअल फंड में से लोग निकाल रहे हैं तो फिर पैसा जा कहां रहा है? हाँ, एक तो खुद के पास तो रख ही रहे हैं, लेकिन और कहां जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है? तो बहुत ज्यादा जो चंक ऑफ मनी है वो हमें फिक्स डिपॉजिट जो उसमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी फिक्स डिपॉजिट जो है उसमें बहुत ज्यादा पैसा जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना जो राइज है वो हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर कितना हुआ है ये फिगर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन हमें ये पता रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि अनसर्टेनिटी इतनी हो रही है। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले जो गोल्ड है, गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ रहा था, मतलब 56,000 तक चला गया था, और सडनली 50,000 जो है उस पर आ गया है, जैसी जो पुतिन है उसने यहाँ पर जो कोविड है उसकी वैक्सीन निकाली। तो इस तरीके से इतने अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है, इतने फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ा भी अच्छा खासा फास्ट, कम तो उससे भी ज्यादा फास्ट हुआ। तो इस तरीके से अनसर्टेनिटीज हमें देखने को मिल रही है मार्केट में। तो इसीलिए फिक्स डिपॉजिट जो उसमें ज्यादा लोग जो है वो इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पूरा सिनारियो जो है वो समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पर। यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है, नए रिलैक्सेशन यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं H1B वीजा और L1 वीजा होल्डर्स को कि अपना काम जो यूएसए में रिज्यूम कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैन कर रहा है, किनको बैन कर रहा है, तो H1B वीजा होल्डर जो है उनको बैन कर रहा है कि वो वीजा नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पर नए रिलैक्सेशन जो है वो लाए गए हैं, जिसमें H1B वीजा और L1 वीजा होल्डर जो है उनको यहाँ पर फिर से यूएसए में काम करने के लिए बुलाया जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कि H1B वीजा, H4 वीजा, H2B वीजा, L1 वीजा, J1 वीजा, इसमें फर्क क्या है? आपको मैच द पेयर में पूछा जा सकता है, बहुत न्यूज में चल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं कि पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। और कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हो, स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, अगर स्टेट पीएससी में आता है आपकी कोई स्टेट पीएससी में, तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि H1B वीजा है। H1B वीजा अगर आप देखोगे तो स्किल्ड वर्कर जो होते हैं, खासकर जो इंडियन आईटी कंपनीज होते हैं, उनके लिए इशू किया जाता है। H4 वीजा जो है, जिनके पास H1B वीजा है, अगर मेरे पास H1B वीजा है, मैं अगर काम कर रहा हूँ स्किल्ड लेबर के तौर पर यूएसए में, तो जो मेरे डिपेंडेंट्स रहेंगे, मेरे बच्चे या मेरी वाइफ जो रहेगी, उनको मिलेगा H4 वीजा, ठीक है। H2B वीजा अगर हम देखें तो ये सीजनल वर्कर्स के लिए इशू किया जाता है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज जो होती है उसके लिए H2B वीजा इशू किया जाता है। L1 वीजा, देखिए यहाँ पर H1B वीजा और L1 वीजा जो उसके रिलैक्सेशन लाए गए हैं। तो ये जो है, ये कंपनीज जो यहाँ पर हाई स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनको अगर ट्रांसफर करना है यूएसए में, मतलब कोई ब्रांच है, कोई कंपनी यूएसए की, अगर मैं उस कंपनी के साथ यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो अगर ट्रांसफर करना है तो L1 वीजा जो है वो लगता है। J1 वीजा अगर हम देखें तो स्टूडेंट जो है, जो यहाँ पर समर प्रोग्राम के लिए काम करना चाहते हैं, उसके लिए इशू किया जाता है। तो ये वीजा कैटेगरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नए ट्रैवल एडवाइजरी उन्होंने क्या कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो वीजाज है उसको हम यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो ला रहे हैं, ठीक है। मतलब H1B वीजा होल्डर जो है, जो खासकर पब्लिक सेफ्टी के लिए ज्यादा काम कर रहे हो, प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो, जो यहाँ पर मेडिकल रिसर्च में हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारी यूएसए को बेनिफिट अगर करेंगे, तो फिर उनको यहाँ पर ट्रैवल जो है वो अलाउ किया जाएगा। उसी के साथ साथ नॉन गवर्नमेंट आईटी वर्कर्स, उनको भी यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए अलाउ किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे टेक्निकल स्पेशलिस्ट, ठीक है, जो यहाँ पर इमीडिएट और कंटिन्यूड इकोनॉमिक रिकवरी में हाथ बटा सकते हैं यूएसए की। मतलब देखिए कितने मतलबी पना यहाँ पर आ रहा है कि यूएसए की इकोनॉमी जो है उसको अपग्रेड करने के लिए जो लोग काम आएंगे उनको यहाँ पर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ क्या ये इंडियंस को काम आएगा, इंडियंस को हेल्प करेगा? देखिए हमने देखा था बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो H1B वीजा जो है उसके लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, और मैक्सिमम जो H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं यूएसए के, मैक्सिमम इंडियंस ही हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि इतने ज्यादा जब इंडियंस रहेंगे, तो इंडियंस जो ऑलरेडी यहाँ पर स्किल्ड है, तो उनके लिए तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा ही, उनको यहाँ पर वीजा जो है वो मिल जाएगा ही। उसी के साथ साथ जो टैलेंट पूल है उनके लिए भी, जो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने लिया था वो वहां पर जाना चाहते हैं, उनको भी यहाँ पर जाने के लिए परमिशन दी जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर जो बेनिफिट है इंडियंस को, वो बट ऑब्वियस होने वाला है। लेकिन हमने ये भी देखा था, अगर आपको याद होगा, कनेक्टिंग द डॉट्स, मैं बोलता हूं हमेशा कि आप संख्या जुड़ाइए। हमने देखा था जब H1B वीजा जो है उसे बैन कर दिया जा रहा है, ये जब हमने देखा था उसमें देखा था इंडियंस के लिए बेनिफिट भी है। किस तरीके का बेनिफिट है? एक तो यह है कि हम जो यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि ब्रेन ड्रेन ना हो, तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, ब्रेन गेन हो जाएगा। उसी के साथ साथ हमने देखा था कि यहाँ पर रह के लोग ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, ज्यादा यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, जो यहाँ पर स्टार्टअप्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। तो विन विन सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बहुत बुरा होगा। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो रेमिटेंसेस है उनका भी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं इंडियंस, ठीक है, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। उनकी सैलरी इंक्रीज होगी तो बट ऑब्वियसली वो ज्यादा रेमिटेंस जो है वो घर पर भेजेंगे। तो ये भी चीज हमने यहाँ पर देखी थी। तो इस तरीके से अलग अलग सिनारियोज हमें देखने को मिलते हैं, और सारे सिनारियो को कंबाइंड करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि कौन कौन से वीजा किसके लिए इशू किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है ऑनेस्ट टैक्स पेयर। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है, स्कैनर्स है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो हमें अलग अलग जो टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं हमें बजट में भी देखने को मिली है, जैसे विवाद से विश्वास, है ना, ये भी हमें देखने को मिला है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो यहाँ पर ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहे हैं उनको ऑनर करना, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो फेसलेस असेसमेंट यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फेसलेस असेसमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, फेसलेस अपील्स देखने को मिल रही है, और टैक्स पेयर चार्टर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि अगर टैक्स में कोई प्रॉब्लम होता है, अगर आप कोई अपील कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप कोई ऑफिसर के पास जा रहे हो, उसको बोल रहे हो, ऑफिसर बोल रहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन मेरे पास आईफोन का मोबाइल नहीं है, मुझे बड़ी इच्छा है आईफोन का मोबाइल की, तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम टैक्स का कर लेंगे। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर करप्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर किसी का चेहरा ही ना दिखे, कुछ भी ना हो, सब ऑनलाइन हो जाए, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। तो इसलिए फेसलेस अगर हो जाता है तो हो सकता है करप्शन जो है वो कम हो जाए, है ना। इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, जो यहाँ पर परेशान किया करते थे, वो अब परेशान ना करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो फिर अब ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो सकती है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसलिए बोला जा रहा है प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, ये अब आर्टिकल्स में, न्यूज आर्टिकल्स में नहीं दिया गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो इसी बात पर शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां भी आपकी ग्रुप्स हो, क्योंकि आपके ग्रुप्स बट ऑब्वियस है बहुत बड़े बड़े होंगे, आप साथ में स्टडीज करते होंगे, या फिर आप अगर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते होंगे तो आपका ग्रुप बहुत बड़ा होगा। शेयर कर दीजिए, सभी को बेनिफिट मिलेगा। एम क्या है, एम यह है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है इनकम टैक्स सिस्टम में वो यहाँ पर लाई जा सके, जिससे कि टैक्स पेयर्स को और एम्पावर किया जाए। ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन नहीं होगा, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मेन फीचर क्या है, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, टैक्स पेयर चार्टर, ये तीन चीजें जो हमने पिछले स्लाइड में देखी थी, ये हमें देखने को मिलता है। फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस चार्टर जो है ये इमीडिएटली यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, और फेसलेस अपील जो है ये 25 सितंबर जो है उससे हमें देखने को मिलने वाली है। फेसलेस असेसमेंट ये एम क्या करता है कि ह्यूमन इंटरफेस जो है उसे एलिमिनेट किया जाए, मतलब टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी ह्यूमन इंटरफेस है उसे एलिमिनेट कर दे, जिससे कि सब कुछ यहाँ पर कंप्यूटराइज तरीके से हो जाए, सब कुछ इजीली आपको सॉर्टिंग आउट हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि इनकम टैक्स ऑफिस जो है वहां पर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, ऑफिस ऑफिस जो खेल रहे थे अब वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सिलेक्शन जो है ऑफ द टैक्स पेयर वो पॉसिबल रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बट ऑब्वियस काफी आसान हो जाएगा। फेसलेस अपील अगर हम देखें तो फेसलेस असेसमेंट आपको समझ में आ गया है। फेसलेस अपील अगर हम देखें तो अपील जो है वो रैंडमली अलोकेट की जाएगी, मतलब यहां पर ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर इसी इंसान को दी जाएगी क्योंकि वो इंसान फिर शोषण करता रहे, तो वो नहीं होगा। अब यहाँ पर रैंडमली जो अलोकेट की जाएगी, आइडेंटिटी जो है ऑफिसर की वो यहाँ पर अननोन रहेगी। इससे क्या होगा, काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो सकता है। और टैक्स पेयर चार्टर अगर हम देखें तो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ टैक्स ऑफिसर्स एंड टैक्स पेयर, ये यहाँ पर क्या रहेंगे, अधिकार, जो उनके राइट्स है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसे आउटलाइन किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि सभी लोग प्रॉपर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी के साथ टैक्स से रिलेटेड जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट होते रहेंगे। तो ये तीन चीजें, फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये तीनों फीचर के रिगार्डिंग भी आपको मैच द पेयर में पूछा जा सकता है कि ये तीन चीजें दी गई है, ये तीन चीजें दी गई है, आप बताइए कौन सा मैच कीजिए प्रॉपर, मतलब फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता रहना बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। मेजर टैक्स रिफॉर्म जो अब तक लिए गए हैं उसमें हमें देखने को मिलता है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उन्होंने सेवरल मेजर्स लिए हैं। हमें देखने को मिलता है कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसे रिड्यूस किया गया, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है बजट में वो एलिमिनेट कर दिया गया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या था कि फॉर से कि अगर यहाँ पर एक कंपनी है, कंपनी का अगर मैंने शेयर लिया है, अब जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड देगी, तो जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उसमें भी टैक्स जो है वो पहले कट करके डिविडेंड देगी। तो ये प्रॉब्लम था, मैंने बजट की वीडियो में काफी डिटेल में समझा रखा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को भी। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है।
और उसी के साथ डिविडेंड मिलता है तो इस पर भी टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियसली टैक्स पे टैक्स हो रहा था, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को एलिमिनेट ही कर दिया गया, जिससे क्या होगा, अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो है वो पैसा पहुंचेगा, है ना। उसी के साथ इफिशियंसी ट्रांसपेरेंसी जो लाने की कोशिश की गई है, और उसी के साथ डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट जो है वो भी लाया गया, जिससे कि जो पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स है वो इजीली रिजॉल्व हो जाए। तो ये सारी चीजें, प्री फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो बहुत सारी मेजर रिफॉर्म जो है वो लाए गए हैं। तो मेंस में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए गए हैं अब तक, वो भी आप डिस्कस कीजिए जो यहाँ पर और इजी हो सके। तो यहाँ पर ये जो चीज लाई गई है, इसके साथ साथ कौन कौन से मेजर रिफॉर्म्स लिए गए हैं इसके रिगार्डिंग भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको पता रहना बहुत 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 जरूरी है। तो यहां पर हम आते हैं हमारे मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर। तो ये जो करंट है इसका नाम है अगुलहास करंट, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके रिगार्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन जरूर लिखा होगा। एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, हाई क्वालिटी वीडियोस को एंजॉय कीजिए, कोर्सेस आपको एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचाएंगे, मेंस हो प्रीलिम्स हो सभी पर्सपेक्टिव से हम वहां पर टेस्ट भी ले रहे हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।